हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द गौरव आर्या शो। अच्छा, कश्मीर में जो भी होता है ना, वी ऑल कंज्यूम दैट कंटेंट, वी रीड इट इन द न्यूज़पेपर्स, वी सी ऑन टेलीविजन एंड देन वी टॉक अबाउट स्टफ। कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में कैसे हुआ, 370-35 से हट गया। बट टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट एंड दैट गेस्ट इज गोइंग टू टेल यू व्हाट एक्चुअली हैपेंड बिहाइंड द सीन्स। हिस्ट्री के पीछे स्टोरी क्या थी। It's my proud honor and privilege to bring on our show for the first time Lieutenant General KJS Dhillon, also famously known in the army as General Tiny Dhillon. Sir, Jai Hind, बहुत बहुत स्वागत है सर। Thank you and Jai Hind. सर, कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। अब ये तो सोशल मीडिया में ये जो लफ्ज हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं, ये गर्दिश कर रहे हैं और आपने किताब लिख भी दी सर। ये जो किताब है इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं, इसमें कई सारी ऐसी खूबसूरत वाक़ये हैं। देयर आर सो मेनी बिहाइंड द सीन्स टिडबिट्स एंड स्टोरीज विच आर हिस्टोरिकल, विच विल बी टॉट टू किड्स व्हेन दे ग्रो अप। सर, आप बताइए, आपके हिसाब से सबसे बेहतरीन चीज कौन सी थी व्हेन यू वर GOC 15 कोर? हुआ क्या था सर? थैंक यू गौरव। एंड जो आपने बात की कितने गाजी आए कितने गाजी गए और कश्मीर की स्टोरी और कश्मीर की कहानी। कश्मीर हैज़ सीन अप्स एंड डाउन्स। कश्मीर ने बहुत कुछ देखा है जी। अगर कश्मीर के इतिहास में जाएं तो बहुत कुछ है, लेकिन जो एक आपने पूछा कि वो एक कौन सा लम्हा था सर? आई थिंक वो लम्हा था 5 अगस्त 2019 जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा। और उस समय आप कोर कमांडर थे सर? उस समय मैं कोर कमांडर था जी। और उस आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद में जो 3 महीने तक जो बिल्कुल कश्मीर में शांति रही, एक भी कश्मीरी की जान नहीं गई, एक भी बिल्डिंग प्राइवेट या पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचा। लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, लाशें बिछ जाएंगी, तिरंगे को कंधा देने वाला कोई। हाँ सर, बड़ा 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 ऐसा बोला लोगों और ने। ये मैंने किताब में लिखा है सब कुछ। और ये कुछ भी नहीं होने दिया। हिंदुस्तान की सरजमी पे एक एक इंच, एवरी स्क्वायर इंच ऑफ इंडियन टेरिटरी हिंदुस्तान का तिरंगा लहराएगा, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की रिट चलेगी। और ये 370 हटने के बाद में कश्मीर में भी हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। ये अचीव कैसे करा सर आपने? ऐसे आप बताइए, एक तो 370-35 से हटा, हमें तो पता ही नहीं लगा। वो अमित शाह जी आए पार्लियामेंट में, द ऑनरेबल होम मिनिस्टर केम एंड ही जस्ट सेड कि इट इज बीइंग रिवोक्ड एंड आई वाज सिटिंग इन द स्टूडियो। सो मैं तो रिपब्लिक के स्टूडियो में बैठा था। वी वर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। देयर वर अ फ्यू कश्मीरी पंडित पैनलिस्ट, दे वर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। उन्होंने ये बोला कि हमने कभी नहीं सोचा था हमारे जीते जी इतना बड़ा कदम सरकार ले लेगी, लेकिन सरकार ने ले लिया। उसके पहले का बताइए सर, आपको क्या पता था और क्या हुआ था सर? बिकॉज एज कोर कमांडर सर, आई एम श्योर यू न्यू। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको नहीं पता। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ 370 हटने वाला है, ये कश्मीर में सिर्फ 2.5 लोगों को मालूम था। 2.5 पीपल। 2.5 लोगों को सर? 2.5 लोगों को। एंड आई वाज वन ऑफ देम एंड आई वाज कंप्लीट वन ऑफ देम। अच्छा सर। सो ये मैंने किताब में बहुत डिटेल में लिखा है, कितने गाजी आए कितने गाजी गए में। जब होम मिनिस्टर साहब वहाँ पे आए, कैसे इसकी प्लानिंग की गई, कैसे इसके बारे में बातचीत की गई, कैसे सोचा गया कि इसको हटाना है तो क्या हो सकता है। ऑल कॉन्टीजेंसीज वर कवर्ड सर। जो भी इवेंचुअलिटीज हो सकती थी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, हिंटरलैंड में, वैली में, पॉलिटिकल एंड फ्रॉम द टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू एंड लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू, वो तमाम कॉन्टीजेंसीज को कैटर किया गया था। उनके बारे में प्लानिंग की गई थी, तैयारी की गई थी। और जैसे आपने खुद ने बोला है, आपको नहीं मालूम था, पाकिस्तान को नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम था क्या होने वाला है। सीक्रेसी को मेंटेन रखते हुए कैसे इस पूरे चीज़ की तैयारी की गई और किसी को पता भी नहीं चला कि ये कदम गवर्नमेंट उठाने वाली है। इसके बारे में बहुत तफसील से मैंने किताब में लिखा है जी। आप किताब पढ़िए, देखो कैसे हुआ बिहाइंड द सीन्स एंड रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। अच्छा सर, 370-35 से हट गया सर। अमित शाह जी आए और उन्होंने बोला ठीक है, हट गया तो हट गया। फिर पार्लियामेंट में गवर्नमेंट अनाउंस्ड इट एंड द प्रेसिडेंट साइंड इट एंड एवरीथिंग वाज गॉन। इमीडिएट रिएक्शंस क्या थे सर कश्मीर में? इमीडिएट रिएक्शंस देखिए, जो लोकल कश्मीरी थे जी, उन्होंने 30 साल से जो कश्मीर में हालात देखे थे, जो खून खराबा देखा था, जो जवान जाने जाती हुई देखी थी, जो कश्मीरी टेररिस्ट ने, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट ने जिस तरह से टेररिज्म फैला रखा था, दहशत फैला रखी थी, जैसे कश्मीर के नौजवानों की जाने गई, बुजुर्गों की जाने गई, पढ़ाई का नुकसान हुआ, बिजनेस का नुकसान हुआ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का नुकसान हुआ, सब लोग उससे उब चुके थे। दे वर टायर्ड ऑफ इट। और जब 370 हटा, कुछ लोगों के दिमाग में ये था कि एक हड़ताल होती है तो फायरिंग होती है तो जाने जाती हैं, एक पत्थरबाजी होती है तो कुछ फायरिंग होती है, इंजरीज होती हैं। अभी तो 370-35 से को हटा दिया तो पता नहीं कैसा भूचाल आ जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन आई
कॉम्प्लीमेंट द टीम सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें शामिल है आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अटमोस्ट इंपॉर्टेंटली अवाम ऑफ कश्मीर, जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को इतने सुलझे हुए तरीके से हैंडल किया और एक्सेप्ट किया। उसका आज आप देख रहे हैं फल। इतनी टूरिज़्म बढ़ रहा है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, एजुकेशन इंप्रूव कर रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। सो दिस वाज अ वंडरफुल स्टेप फॉर द गुड ऑफ कश्मीर। पाकिस्तान में बड़ा कंफ्यूजन था सर। पाकिस्तान कह रहे खून की नदियां क्यों नहीं बह रही। आई स्पोक टू अ फ्यू पाकिस्तानीज एंड दे सेड नहीं, इंडिया ने न्यूज़ ब्लॉक कर दिया है, कुछ तो है, लाखों लोग मर गए, ऐसी चीजें बहुत पाकिस्तान में और आज भी कुछ लोग हैं जो पुराने इनके घिसे पिटे हैं, जो नहीं मानने को तैयार हैं कि सब कुछ बंद हो गया, आज भी लोग घरों के अंदर बंद हैं। दैट सेम नैरेटिव वाज बीइंग रिपीटेड, बट सच्चाई तो उनको पता थी, सच्चाई उनको पता थी कि एक्चुअली वैली में कुछ नहीं हुआ। से आजकल के ज़माने में जहाँ पे इंटरनेट है, जहाँ पे सोशल मीडिया है, जहाँ पे इतने सारे टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, इंटरनेशनल रिपोर्टर्स भी रिपोर्ट कर रहे थे कश्मीर से, इंडियन तमाम रिपोर्टर्स वहाँ पर थे, तो इट वाज अ वेरी ट्रांसपेरेंट थिंग। एक चीज़ जो नहीं थी वो थी हाई स्पीड इंटरनेट थोड़े दिनों के लिए ब्लॉक किया गया था, क्योंकि वो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, जो पुराने वीडियोस को डॉक्टर करके, कोई पैलेस्तीन का, कोई सीरिया का वीडियो उठा के उसको डॉक्टर करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद कश्मीर में ये हो रहा है सर, उसको ब्लॉक करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट को थोड़ी देर के लिए रोका गया था। बाकी कोई भी किसी किस्म की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ये पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा था। सबसे पहले तो उनको ये हजम नहीं हुआ कि हमें पता ही नहीं चला, फिर ये हजम नहीं हुआ कि ये शांति क्यों है, खून की नदियाँ क्यों नहीं बह रही। फिर उन्होंने अपनी अंदरूनी पॉपुलेशन को सॉर्ट ऑफ बताने के लिए कि शुक्रवार को 11 बजे धूप में खड़े होंगे, वो भी 1-2 दिन के बाद में मेरे ख्याल से वो ख़त्म हो गया। हाँ सर। तो उनकी कोई भी चाल नहीं चली, क्योंकि अवेयरनेस एंड जो कश्मीरी अवाम की यर्निंग फॉर पीस वो एकदम हावी होगी इसके ऊपर, पाकिस्तान के नैरेटिव के ऊपर, और इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो कश्मीरी अवाम का है सर। अच्छा सर, ये वाकया कहाँ हुआ सर, कितने गाजी आए, कितने गाजी गए? वो बड़ी फेमस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर, मुझे याद है, आपने मुझे बताया भी था एक बार इसके बारे में, बट फिर मैं चाहता हूँ आप तफसील से ज़रा बताएं सर कि हुआ क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और किसने क्या बोला सर गाजी के बारे में। देखिए, ये जो मेरी किताब अभी आ रही है, इट्स एन इंग्लिश बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन इसका टाइटल हिंदी में है सर। टाइटल हिंदी में है, उसका कारण है सर क्योंकि ये जो लाइन है कितने गाजी आए कितने गाजी गए, आपको याद होगा जब पुलवामा का आईडी ब्लास्ट हुआ था 14 फरवरी 2019 को। बाय द वे ये बुक भी 14 फरवरी 2023 को रिलीज हो रही है, पुलवामा इंसिडेंट की 4थी सालगिरह पे, एज अ ट्रिब्यूट टू पुलवामा ब्रेव हार्ट्स। उनकी स्मृति में उनके लिए समर्पित है ये किताब, जिन्होंने पुलवामा में अपनी जान नौशवर की। तो 14 फरवरी को ये रिलीज हो रही है। और कितने गाजी आए कितने गाजी गए, जो पुलवामा 14 फरवरी के बाद में जब 100 घंटे के अंदर अंदर जो मॉड्यूल, जिसने जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल था, जिसका कमांडर था कामरान, पाकिस्तानी टेररिस्ट था कामरान, उसका असली नाम था, उसका कोड वर्ड गाजी था, कोड नेम गाजी सर, कोड नेम गाजी था। और कोड नेम जो है गाजी बहुत प्रेफर्ड कोड नेम है पाकिस्तानी टेररिस्ट का। और उससे पहले भी पता नहीं कितने गाजी मारे थे, जब से हमारे टाइम पे भी था सर, आपके टाइम पर भी था। हाँ सर, गाजी बाबा सर, गाजी बाबा। हाँ सर। सो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उससे पहले 4 दिन मीडिया में बड़ी चल रही थी कि गाजी इज द कमांडर ऑफ दैट मॉड्यूल जिसने पुलवामा किया है। तो मेरे से किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि सर गाजी मर गया क्या सर? तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उसको इतना अहमियत दूं, तो मैंने फिर ये स्टेटमेंट दिया, सर कितने गाजी आए कितने गाजी गए परवाह नहीं है, वी आर देयर, डोंट वरी सर। सो ये जो पंच लाइन थी सर, ये वायरल हुई एकदम से सर। जो यंग ऑफिसर भी हैं कश्मीर में, उन्होंने भी अपनी पोस्ट के ऊपर लिखना शुरू किया कितने गाजी आए कितने गाजी गए। सोशल मीडिया पे यंगस्टर्स ने कितने गाजी आए कितने गाजी गए। और जब आपके साथ ही बातचीत हो रही थी, जब आपने बुक के बारे में सबसे पहले बात की थी फरवरी 2022 में जी, तो जब बुक के बारे में बात चली तो मेरे को ट्विटर के ऊपर 100% द पीपल हु टोल्ड मी कि टाइटल क्या होगा, उन्होंने बोला सर टाइटल होगा कितने गाजी आए कितने गाजी गए। So the people have spoken सर, कहानी खत्म हो गई सर, खुद खत्म हो गई। मेरे जो पब्लिशर्स हैं दे वर लिटिल जिटरी सर कि इंग्लिश की किताब और हिंदी का नाम है सर, लेकिन आज जितना प्यार लोगों ने प्री ऑर्डर्स में दिया है सर, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, एवरीवन इज हैप्पी अबाउट इट। एंड इट्स अ स्टोरी ऑफ कश्मीर, इट्स अ स्टोरी ऑफ आर्मी, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड स्ट्रगलिंग एंड रीचिंग दैट रैंक।
सर मेरा ये सवाल है सर, जैसे कि गाजी बाबा की लोग बात करते हैं ना, बिकॉज गाजी बाबा एक तो सर बीएसएफ ने मारा था सर, यस, ट्राल में मारा था बहुत पहले, एक सर सर्वविनाश में भी मारा था गाजी बाबा, यस, आई रिमेंबर सर, सर्वनाश में, बिकॉज आई हर्ड सर, और हमारे टाइम पे भी था। तो गाजी बाबा इस टाइप के नाम कश्मीर में चलते चले, एक को मारे दूसरा गाजी बाबा पैदा हो गया, तो अब तो आई थिंक दैट वाज द लास्ट गाजी बाबा, उसके बाद तो कोई पैदा नहीं हुआ। आई थिंक योर 15 कोर एट दैट पॉइंट इन टाइम किल्ड द लास्ट गाजी बाबा सर। अभी उसके बाद में गाजी कोड नेम रखना पाकिस्तानी टेररिस्ट ने बंद कर दिया है, स्लाइटली अनलकी सर, क्योंकि जिसने गाजी कोड नेम रखा वो गया 2 फुट जमीन के नीचे जी। सो ये जो चीज़ है, उसके बाद में जब हमने जैश ए मोहम्मद को टारगेट किया तो जैश ए मोहम्मद का जो भी लीडर बनता था सर, वो 2, 4, 5, 10 दिन में उसको ख़त्म कर दिया जाता था सर। एक समय ऐसा आ गया था कि पाकिस्तान से हुक्म आता था कि जैश ए मोहम्मद का कमांडर अभी सो एंड सो है, और वो सो एंड सो मना कर देता था कमांडर बनने से सर, कहता मुझे मरना नहीं है सर। तो जो टेररिस्ट थे वो कमांडर बनने से मना करते थे, गाजी तो नाम छोड़ ही दो, वो तो हिस्ट्री होगा कितने आए कितने गए के बाद। तो ये चेंज हुआ है कश्मीर में, और अच्छे के लिए हुआ, कश्मीरियों के भलाई के लिए हुआ है। सर नॉट मेनी पीपल रियलाइज एक्चुअली, स्पेशली अमंग सिविलियंस, फौजी तो हम जो पोस्टेड थे वहाँ पे JNK में पता ही है, कश्मीर में एक्चुअली जब भी सोचते हैं कश्मीर, पीपल थिंक अबाउट राष्ट्रीय राइफल्स, पीपल थिंक अबाउट टेररिज्म, टूरिज्म, ऐसा माइंडसेट लोगों का है। लोगों को नहीं पता सर कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, पता भी होगा, उनके जहन में ऐसा नहीं है कि कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल है। कोई खास किस्सा सर लाइन ऑफ कंट्रोल का? बहुत किस्से हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के। लाइन ऑफ कंट्रोल में तो हर रोज़ एक किस्सा होता है जी। लाइन ऑफ कंट्रोल, आपके व्यूअर्स के लिए, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो लाइन है जहाँ से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और मेन कश्मीर जो है जी, उसका बाइफर्केशन होता है। उस तरफ पाकिस्तान आर्मी है, इस तरफ इंडियन आर्मी है, और वहाँ पे डेली फायरिंग होती है सर। और अभी कुछ समय से तो सीजफायर हो रखा है सर वहाँ अभी पे। 2 साल से सीजफायर चल रहा है, जी। लेकिन जब मैं वहाँ पे कोर कमांडर था सर, तो उस टाइम पे सीजफायर नहीं था। और पाकिस्तान आर्मी का आपको भी मालूम होगा, आपने भी नौकरी की है इन सर, एरियाज में। बिल्कुल सर। पहले पाकिस्तान आर्मी हमारी फौज को बोलती थी कि तुम्हारा हुक्म तो दिल्ली से आएगा, मेरा फायर खोलने का हुक्म मेरी जेब में है। ये बहुत पुराना उनका ये डायलॉग था बहुत पुराना उनका डायलॉग था, और हमने इसको यहाँ तक कर दिया था सर। क्योंकि इस कलमे वाली उंगली बोलते हैं फौज में, ट्रिगर फिंगर, सर। फिंगर। तो मैंने बोला था इंडियन आर्मी का हुक्म जवान के कलमे वाली उंगली पे है, जिस ट्रिगर पे उसकी उंगली है उसको फायर खोलने की इजाज़त है, क्योंकि वो उस हथियार का कमांडर है। कोई प्रोवोकेशन हो पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन के लिए, पीछे से हुक्म मानने की ज़रूरत नहीं है। जिस हथियार के आप कमांडर हो उसी हथियार से, बिकॉज यू नो इट, मॉरल असेंडेंसी ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दुश्मन के ऊपर हावी होकर रहना है हमेशा, और अगर आप सही वक्त के ऊपर फायर का जवाब फायर से नहीं देंगे तो वो जो मॉरल असेंडेंसी है वो आप खो देंगे। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बहुत किस्से हैं, प्यार मोहब्बत के किस्से भी हैं सर। ऐसे भी किस्से हैं कि पाकिस्तान आर्मी वाले शाउट करते हैं, यार हमारे GOC साहब आ रहे हैं, हमारा दूध खत्म हो गया, तो इधर से अपने लड़के एक टिन का डिब्बा उधर फेंकते हैं, जाओ, ऐसी चीज़ें भी हैं सर। लेकिन जब फायर होता है तो फिर फायर ही होता है, फिर तो खून बहता है सर। फिर तो बनता है। मैं सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आपको सुनाता हूँ सर। मैं तंगधार की बात है, तो मैं गया, एक असम रेजिमेंट की यूनिट थी। तो एज वी नो सर, असम रेजिमेंट में ट्रूप्स आर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। तो बंकर के ऊपर सर उसने MMG लगा रखी थी अपनी बंकर के ऊपर, एंड ही वाज जस्ट शोइंग मी, और मैं उनसे पूछ रहा था। और उस समय शूटिंग भी नहीं हो रही थी, बिकॉज वी हैड जस्ट अराइव्ड, एंड तंगधार, क्योंकि वो जहाँ पे हम गए थे दैट वाज हाई एल्टीट्यूड सर, करीब 12,000 पे था। तो उस समय वो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हैड नॉट हिट मी एक्चुअली सर, क्योंकि वो जनरली रात को हिट करती है सर, वो इट टेक्स टाइम सर थोड़ा सा। तो उस समय मैं चाय वाय पी के और पकौड़े खा के हम सब लोग वेरी कोल्ड सर। तो वहाँ पे था, तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने उससे पूछा, वो नायक था, हवलदार था सर, आई डोंट रिमेंबर। तो मैंने उससे पूछा सर, मतलब उस्ताद फायरिंग कैसे करते हो यार, जब पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर, पोस्ट कहाँ है, कह रहा सर वो पोस्ट। मैंने फायरिंग कैसे करते हो सर, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड। उसने बोला ऐसे करते हैं, एंड यू ओपन उसने मारा सर 8-10 राउंड का बस्ट। मैंने बोला ये क्या कर रहा है, बिकॉज वी वर नॉट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिकॉज व्हेन आई वाज देयर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल इट वाज वेरी दिस थिंग कि ये पूछो, ये पूछो, ये रिपोर्ट दो, ये पूछो। ये जो कि तुम्हारा हुक्म कलमे वाली उंगली पे, कि द पर्सन हैज द एबिलिटी एंड द कॉन्फिडेंस, मोर देन एबिलिटी सर, एबिलिटी तो हर ही कमांडर के नीचे होती है सर, लेकिन द कॉन्फिडेंस टू एक्चुअली गो अहेड एंड फायर सर, ये बहुत बड़ी बात है मॉरल डिसेंडेंसी की। सर मेरा नेक्स्ट सवाल है सर कि जब हम लोग बात करते हैं सर कश्मीर की एंड पॉलिटिकल स्ट्रगल्स की, आपके कुछ ऐसी कहानियां सर आप हमारे साथ शेयर करिए कि 370-35 से जब हटा
when it was removed, sir. तो वहाँ पे एक्चुअली सर कोर कमांडर 15 कोर इज नॉट लाइक कोर कमांडर अदर कोर सर. वो ही इज पार्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पार्ट फौजी, पार्ट लॉ एंड ऑर्डर, पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वो सभी है सर. वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है. एंड इवन टू द लेवल ऑफ कंपनी कमांडर सर. कंपनी कमांडर बेचारा दवाइयाँ भी बांट रहा है, ऑपरेशंस भी कर रहा है, बच्चों के साथ भी खेल रहा है. सो इट्स अ मिक्स एंड मैच. पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कोई लोकल पॉलिटिशियंस थे, उनकी तरफ से कुछ आपको कि साहब क्या हो गया, अचानक क्या हो गया? क्योंकि पीपल ऑफ कश्मीर वर सपोर्टिव, वरना सर इतना अकेले फौज तो नहीं कर सकती अगर लोगों का सपोर्ट ना हो. सो ऑब्वियसली द पीपल सपोर्टेड. लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप या लोकल जो बड़े लोग हम कह सकते हैं सर, जो वहाँ पे उस वक्त कश्मीर में थे, उनकी तरफ से कोई पुश बैक या उनकी तरफ से कोई फ़ोन कॉल्स या एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज की ये क्या हो गया, हमारे पैरों के तले ज़मीन किसने खींच ली? बिल्कुल, बहुत से लोग पहले भी, बहुत से लोगों ने फ़ोन पे भी बात की, और जो आपने बात की लोकल पॉलिटिशियंस की सर, देखिए कश्मीर में जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनकी दुकान ही इस बात पे चलती थी सर कि 370 हमारी आइडेंटिटी हमारा, और एज अ रिज़ल्ट कहीं पर कोई डेवलपमेंट नहीं थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. और मैं आपको बता रहा हूँ 95% ऑफ पीपल ऑन 5 अगस्त 2019 कश्मीरी लोग, उनको ये मालूम ही नहीं था कि 35A क्या है. करीब 65 से 70% लोगों को ये मालूम नहीं था कि आर्टिकल 370 क्या है. लेकिन उनको बोला जाता था कि आर्टिकल 370, आर्टिकल 370, आर्टिकल 370. और जब से आर्टिकल 370 क्या है, उसके बाद देखिए आप किस तरह से मेन स्ट्रीम में ज्वाइन कर रहे हैं. टूरिज्म बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है. पहले साल में 280 दिन स्कूल नहीं खुलते थे, हड़ताल. अभी साल में 280 दिन स्कूल खुल रहे हैं. बच्चों को एजुकेशन आ रही है, बच्चे आगे प्रोग्रेस करेंगे, कल के अच्छे सिटीजन बनेंगे, अपने घर के लिए, परिवार के लिए अच्छी कमाई करेंगे, अच्छी नौकरी हासिल करेंगे. नहीं तो पहले बच्चा पढ़ता था 10वीं 12वीं तक ऐसे पास होता रहता था, आगे एडमिशन का स्कोप नहीं था, क्योंकि एजुकेशन का बेस नहीं है. फिर क्या करता था, गन उठाता था 7 दिन में, 10 दिन में, 3 महीने में, 6 महीने में ख़त्म हो जाता था. दिस वाज अ साइकिल. अभी खुशहाली है, बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे जॉब करेंगे और घर में अच्छा परिवार फैलेगा, अच्छा परिवार बढ़ेगा, तरक्की होगी. सर आपकी अपील टू मदर्स बड़ी फेमस हो गई सर. आपने बच्चों में बोला ना कि वो लड़के ज्वाइन करते थे मिलिटेंसी, और फौज ने तो अब वंस यू, अच्छा उनकी फ़ोटो खींच के भी सोशल मीडिया पे इन्हीं के हैंडलर्स डालते थे खुद ही सर, कि इसका वो ऐसे एक फिंगर ऊपर करके सर एक गन लेके उसकी सोशल मीडिया पे डाल दिया. अब जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को पता लगेगा, आरआर को मिलेगा, दे विल स्टार्ट हंटिंग सर. वो दैट इज़ द नेचुरल थिंग. अच्छा ये है, शुरू हो जाओ. राष्ट्रीय राइफल्स विल स्टार्ट डूइंग दिस थिंग. You made an appeal to Kashmiri mothers. Achha, this also speaks about your action, sir. It speaks about the knowledge of Kashmiri culture. It is not all kinetic, sir. जो आपकी story, it is not all kinetic. There are very important non-kinetic aspects to it also. Because कश्मीर में, जैसे पूरे हिंदुस्तान में ही होता है, खैर क्यों नहीं होता, बट कश्मीर में ख़ास तौर से जो माँ का जो लेवल है सर, वो बहुत मानते हैं. और चाहे कितना भी बड़ा सर वो तुरम खान हो, माँ की बात जरूर सुनेगा, एक बार बाप की सुने ना सुने सर. एंड यू अपील टू द कश्मीरी मदर्स. इसका जरा बैकग्राउंड बताइए और इससे हुआ क्या? देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं 1988 से कश्मीर में मेरे 6-7 टेन्योर्स हैं. 19 जनवरी 1990 जब कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ, मैं नॉर्थ कश्मीर में कैप्टन था, ग्राउंड पे था. उसके बाद भी मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, CO, ब्रिगेड कमांडर, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रैंक्स. यू कमांडेड 7 सेक्टर सर? आई कमांडेड 7 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स. एंड होता क्या था, उन दिनों में मोबाइल्स नहीं होते थे. जब भी कोई काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में लोकल कश्मीरी टेररिस्ट मरता था तो उसकी जेब से माँ के लिए एक चिट्ठी निकलती थी. जहाँ तो वो चिट्ठी उसने माँ के लिए लिखी होती थी, जहाँ माँ ने चिट्ठी भेजी होती थी किसी के थ्रू, उसने पढ़ के अपनी पॉकेट में रखी होती थी. तो जब ये मैंने एज अ कैप्टन एंड एज अ मेजर देखा तो मुझे लगा कि कश्मीरी सोसाइटी में माँ की बहुत अहमियत है. नहीं तो वो चिट्ठी बाप के नाम क्यों नहीं है, भाई के नाम क्यों नहीं है, चाचे के नाम क्यों नहीं है. सो जैसे जैसे मेरा फिर ज़्यादा इंटरेक्शन शुरू हुआ कश्मीरी लोगों के साथ, तो मैंने देखा, वैसे जैसे आपने बोला पूरी दुनिया में एक मदर की एक बहुत ख़ास अहमियत है, लेकिन कश्मीरी सोसाइटी में ख़ास करके कश्मीरी मदर्स होल्ड द फैमिली टुगेदर. तो जब मैं कोर कमांडर बना तो मैंने सबसे पहला काम यही किया, जैसे आपने बोला इट्स नॉट 100% काइनेटिक. मेरे जॉब में सिर्फ 10% काइनेटिक एस्पेक्ट थे, वो भी कंपनी कमांडर्स, COs कर रहे हैं. 90% था मेंटेनेंस ऑफ पीस, आवाम को खुश रखना, खुशहाली लाना, कोऑर्डिनेशन, सिनर्जी. तो जब मैंने लगा कि कश्मीरी मदर्स को बच्चे इतना प्यार करते हैं, तो मैंने मदर्स को अपील किया कि आप अपने बच्चे को बोलिए वापस आए. मैं सरेंडर लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, उसके साथ में एक स्टिग्मा अटैच्ड है. तो जब मैंने उनको बोला कि मदर्स को कि आप बोलिए बच्चे को वापस आए, मैं गारंटी लेता हूँ
उसके खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा, कोई पुलिस केस नहीं होगा, और ये भी गारंटी लेता हूँ कि उसको बहाल करके उसको कोई अच्छी नौकरी, अच्छी कई जगह पे उसको फिट किया जाएगा। ऐसे नहीं कि उसको लाके छोड़ दिया जाएगा, और उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाएगा। जब ये सारी चीज़ें बताई गई, मदर्स, सरपंच, फ्रेंड्स, आसपास के ओपिनियन मेकर्स, मौलवी साहब, इन सब के साथ में ये ऑपरेशन माँ को कंटिन्यू किया गया, और 2019 में ही मोर देन 50 बॉयज़ रिटर्न्ड। 50 से ऊपर कश्मीरी बच्चे जिन्होंने गन उठा रखी थी वो वापस आए। उनमें से कुछ तो अभी भी मेरे साथ कांटेक्ट में है। तो ये एक बहुत अच्छा दौर था, और आपने देखा कश्मीर में अपना प्यार या अपना एक्सप्रेस करने का, हाथ पकड़ के हाथ को चूमते हैं सर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मैंने कश्मीरी मदर्स जिनके बच्चे वापस आए थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के छोड़ा नहीं, उन्होंने माताओं ने चूम चूम के इतनी उन्होंने दिखाया कि आपने इतना बड़ा काम किया, मेरे बच्चे की जान बचा ली। सर कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा ऐसे मर जाए सर। तो दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट इन कश्मीर हिस्ट्री। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है सर कि हुर्रियत एक ज़माने में कश्मीर में उनका बड़ा एक दबदबा था सर। गिलानी कैलेंडर निकालेगा, इस तारीख को ये बंद होगा, और बंद होता भी था सर, ये हमने खुद देखा है, बंद होता था। 370-35 से हटता है, पूरी हवा निकल जाती है, NIA स्टार्ट्स डूइंग रेड सर, पत्थरबाजी बंद हो जाती है। आप जरा मुझे कॉन्सेप्ट समझाइए सर, ये हुर्रियत कहाँ गायब हो गया 370-35 के बाद, और पत्थरबाजी का 370-35 से क्या लेना देना है? क्योंकि हमने ये देखा कि ये वाटरशेड मूवमेंट होती है इंडिया की हिस्ट्री में, बहुत बड़ा स्टेप, रेवोल्यूशनरी स्टेप। 370-35 से आता है सडनली पत्थरबाजी फर्स्ट, आई मीन इन द फर्स्ट वीक सर, आई थिंक इट जस्ट रेडिकली ड्रॉप्ड। और आजकल तो हम सुनते ही नहीं, आप तो इतिहास लगता है, तारीख लगती है वो पत्थरबाजी। इसका क्या रिलेशन था? और बाकी जो जैसे NIA ने सर जमात इस्लामी के खिलाफ उन्होंने दे डिड अ लॉट ऑफ ऑपरेशंस, और काफ़ी उन्होंने उनके फंडिंग के रास्ते बंद करे, इसका ज़रा कनेक्शन बताइए सर। देखिए, कश्मीर में एक इकोसिस्टम था, जिसको अंग्रेजी का लफ्ज़ है इकोसिस्टम, एक वातावरण था। जी जी। उसमें पत्थरबाजी, हुर्रियत की कॉल देना, पाकिस्तान से पैसा आना, जो ट्रेड होता था क्रॉस द LC, उसमें अंडर इन्वाइसिंग, ओवर इन्वाइसिंग करके वो पैसा यहाँ पे टेररिस्ट के पास पहुँचाना, और ड्रग मनी, दैट फेमस थिंग नार्को टेररिज्म, ये सब एक इकोसिस्टम का हिस्सा थे जो पाकिस्तान चला रहा था। इस सब को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि जो पाकिस्तान से पैसा आ रहा है उसको ख़त्म किया जाए। उसके ऊपर कंट्रोल्स एट गवर्नमेंट लेवल, इकोनॉमिक सैंक्शन वगैरह लगा करके जो मनी इनफ्लो था उसको कंट्रोल किया गया। लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर जो पत्थरबाज थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, NIA ने रेड्स मारनी शुरू की, और ये जो पैसा था उसको स्क्वीज़ किया। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, मैंने ये पहले भी बताया था, कश्मीर में जिस बच्चे ने गन उठाई है, 1.5 साल का डाटा हमने कलेक्ट किया था, 7% 7% पहले 10 दिन में मारे गए, 9% पहले 1 महीने में, उसमें शामिल है वो 7%, 17% पहले 3 महीने में, 36% पहले 6 महीने में, और 64% 64% पहले 1 साल में ख़त्म हो गए। तो टेररिस्ट की जो शेल्फ लाइफ थी उसको कम किया गया। और दूसरा जो डाटा था, ये मैंने मदर्स को बताया, ये ऑपरेशन माँ के तहत मैंने अपील की, TV पे की, वैसे पर्सनली बताया। जो दूसरा डाटा था कि जितने भी लड़के ने गन उठाई है उसमें से 83% किसी टाइम के पत्थरबाज रह चुके थे। यानी कि आज 500 रुपये के लिए आप बच्चे को भेजते हो पत्थर फेंकने के लिए, आपका बच्चा, ये इन्हीं लफ्ज़ों में समझाया गया था, आपका बच्चा आज का पत्थरबाज, कल का टेररिस्ट, परसों की डेड बॉडी। और ये बात जब डाटा के साथ या परसेंटेज के साथ बताई गई तो ये बात समझ में आई। तो फिर माताओं ने बच्चों को पत्थरबाजी से रोका, और जब आर्टिकल 370 और 35 आ गया, फिर उन्होंने देखा कि इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। एंड अगेन उसके बाद में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, जो टूरिज़्म बढ़ना शुरू हुआ, और जो उनके जो हैंडीक्राफ्ट्स बिकने शुरू हुए, जब आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, डेवलपमेंट हुई, तो अभी जो है पीस के डिविडेंड्स कश्मीरी अवाम को भागे हैं। अभी कश्मीरी अवाम वापस नहीं जाना चाहता उन काले दिनों में। और हुर्रियत भी गायब हो गई सर। हुर्रियत को बात ही नहीं करता कोई हुर्रियत की। हुर्रियत क्या, इस इकोसिस्टम का मेन पिलर था। जब इकोसिस्टम को स्क्वीज़ किया गया, और हुर्रियत की, जैसे आपने बोला NIA के रेड्स एंड ऑल, जब उनके खजाने के ऊपर कंट्रोल कसा गया, तो नेचुरली वो तो उनका कोई स्टैंडिंग थोड़ी ना थी, उनकी कोई पॉपुलर सपोर्ट थोड़ी ना थी। वो डर के माहौल को
इनकैश करते थे। सर, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज सर, जब सैयद अली शाह गिलानी की मौत हुई तो पाकिस्तान में तो ऐसा मातम मना रहे थे जैसे कि एज इफ दे हैड लॉस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी सर। वहाँ पे तो बड़ा उसका मातम मनाया जा रहा था। तो मैंने पूछा भी, मैं क्या हुआ, हो क्या गया? कि नहीं साहब, ये बड़ा भारत ने जुल्म करा। मैंने बोला जुल्म करा, ही डाइड इन हिज 90s सर, इसमें भारत के जुल्म, ही लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ, ही लिव्ड व्हाटएवर ही वांटेड टू डू ही डिड सर। फिर बाद में तो रोक ही दिया भारत ने। सर, इस शो में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कुछ यादें ऐसी दिला दी पुरानी, जो कि मुझे तो पता थी सर, क्योंकि मैं आपसे बात करता चला आया हूँ, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ा, एक जिसको कहते हैं ना यादों का खजाना बन जाएगा, कि किस तरीके से 370-35 से जब हटाया जा रहा था, एक तरफ जब पार्लियामेंट में या एक तरफ जब पॉलिटिकल लीडरशिप ये डिसीजन ले रही थी कि भाई अब तो हटना है ये, तो पीठ पीछे फौज वहाँ पे काम कर रही थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सीआरपीएफ, जेएनके पुलिस, और ये सब लोग मिलकर काम कर रहे थे। एंड दैट इज हाउ इट बिकेम सो सक्सेसफुल, एंड ऑल अबव ऑल सर द पीपल ऑफ कश्मीर। जैसा आपने वेरी राइटली आपने बताया कि लोग जो थे उनके बिना ये नहीं हो सकता। लोग चाहते थे ये 30-40 साल से जो खून खराबा चल रहा है अब ये बंद हो जाए। बिल्कुल, मैं अपनी किताब में कितने गाजी आए कितने गाजी गए, जितनी हमारी बातचीत हुई उसको बहुत डिटेल में उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है जी, कि बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ, कैसे हुआ। आप उसको पढ़िए किताब को, आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी मेहनत लगी है। ये पीस ऐसे नहीं वापस आया जी। इसमें मेहनत, प्लानिंग, डिटर्मिनेशन, फोकस, ये सब चीज़ गई हैं। और उसके बहुत से एनेक्डोट्स, बहुत से किस्से कहानियाँ, सच्चे किस्से कहानियाँ इस किताब में शामिल हैं। सर, हमारी शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में एक्सप्लेन करा। दोस्तों, विद लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन सर, इन्होंने बताया कितने गाजी आए कितने गए। देखिए, साफ सीधी बात है, जो भारतीय सेना से लड़ेगा वो ज़मीन के 2 फुट नीचे जाएगा। और जो अमन आया कश्मीर में, वो आया क्योंकि कश्मीरी आवाम ये चाहता था कि अमन आए। उनके चाहने के बिना ये अमन कश्मीर में नहीं आ सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद ये शो देखने के लिए। मैं अगले हफ्ते फिर एक स्पेशल गेस्ट के साथ आऊँगा। आई विल बी बैक विद अनदर स्पेशल गेस्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द गौरव आर्या शो।